आज की कहानी सुनाऊं उससे पहले एक दूसरी कहानी आपको बताता हूँ। इत्तेफाक से 2-3 दिन पहले मुझे कहीं पढ़ने को मिला। हालाँकि अब वो कितना सच है, कितना झूठ है, मैं इस पे दावा नहीं कर सकता हूँ। लेकिन जो कुछ उसमें लिखा था, वो मुझे लगा कि शायद सच के बेहद करीब है, या शायद सच ही है। और शायद मुझे लगता है कि आप लोगों की भी वही राय होगी जो मेरी राय है उसको सुनने के बाद। कहानी से पहले इस कहानी को सुनाने का मेरा मकसद ये है कि इत्तेफाक से 2-3 दिन पहले मेरे घर में भी ऐसे ही कुछ हुआ। मैं रात लेट पहुंचा, तो फ्रिज से खाना निकाला और खाया। गर्म करने के बाद जो बचा फिर मैंने फ्रिज में रख दिया। बीवी ने कहा कि ये क्यों रख रहे हो और इतना बासी क्यों खाते हो? मैंने कहा कोई बात नहीं, अगले दिन खा लेंगे। इधर आपको पता है अभी बकरीद भी था, तो कुर्बानी होती है। आमतौर पर जो लोग होते हैं वो बाकी चीज़ें फ्रिज में भी सहेज कर रख लेते हैं, बाकी काम आएगा। तो ये उस दिन बीवी का टोकना कि क्यों रख रहे हो, कल के लिए ख़त्म करो या किसी और को दे दो। और इत्तेफाक से फिर अगले दिन किसी एक जगह पे मैंने कहीं पढ़ा, दोनों चीज़ें इतनी रिलेट की और फिर मुझे लगा अपने आप को भी मैं थोड़ा सा गिल्टी और गुनहगार फील करने लगा। पहले वो कहानी सुनाता हूँ जिसकी वजह से ये सारी सोच आई है, और शायद उस सबसे आप लोग भी कहीं ना कहीं गुजरे होंगे। ईरान में तब बादशाहत थी, आपको पता है ईरान क्रांति, ईरानी रेवोल्यूशन के बारे में मैंने कहानी भी सुनाई आपको। तो उस वक्त वहाँ बादशाह की हुकूमत थी और ये 70s 80s की बात है। तो बहुत सारी चीज़ें थी। बादशाही के खिलाफ ईरान के लोगों ने विद्रोह किया था। प्यार में रंजिश, प्यार में कत्ल, प्यार में धोखे से बुलाकर मार देना, ये कोई नई नहीं है दोस्तों हमारे देश में। मतलब मुझे लगता है जब से प्यार बना है, जब से ये समय बना है, तब से ये सारी चीज़ें चलती आ रही है। दुनिया को नहीं भाता। मैं यहाँ पर आरती के घर वालों से कहना चाहती हूँ, अगर तुम्हें पसंद नहीं था आरती और छोटू का, खैर मिले तो वे थे ही नहीं, उनका रिश्ता या बात करना या शादी तक भी पहुँचे उनकी बात, तो भाई तुम और कोई सा भी रास्ता निकाल लेते, सीधे सीधे जैसे भी था। किसी के बच्चे को तुमने जान से मार दिया, उसके माँ बाप पर क्या बीत रही है, मतलब इस चीज़ का अंदाज़ा भी है तुम्हें। और दोस्तों अब ये मतलब इनके आरती के घर वालों को उम्र कैद मिल चुकी है, आरती के पिता को, भाई को और इसके जीजा को आरती के। उनका इल्ज़ाम ये था कि जो बादशाह है वो वेस्टर्न कल्चर, जो कल्चर है, पश्चिमी सभ्यता को ईरान पर थोप रहा है, और उसके लेके बहुत सारी चीज़ें हुई। उसी दौर की ये कहानी थी जो किसी ने जिक्र किया था। उसमें यह था कि ईरान का एक गांव था और उस गांव में अचानक 70s 80s के दौर में फ्रिज और टीवी पहुंचना शुरू हुआ। अब ये था कि फ्रिज और टीवी हर एक आदमी तो खरीद नहीं सकता था। तो कहते हैं कि उस वक्त वहाँ की शाही परिवार ने ये कहा लोगों से कि ठीक है, आप लोग एक मुश्त पे ना खरीद सको तो EMI यानी किस्तों पे खरीद लो, आप किस्त में पैसे देना। अपने यहाँ भी ये चलन बहुत था, आज भी खैर है, EMI और ये सारी चीज़ें और किस्त पे लोन पे लेकर। तब एक होता है कि जैसे कोई 5,000 की चीज़ है, 500 रुपये महीना अगर हम दे रहे हैं तो बर्डन नहीं पड़ता, लगता चलो 500 रुपये कट जाएगा। तो एक तरह से आपकी लत लगाने की भी कला है। जैसे अंग्रेज़ों ने पहले हिंदुस्तान आने के बाद चाय मुफ्त में बांटी, जब लोगों को आदत हो गई, चाय की लत लग गई, फिर उन्होंने उसको बेचना शुरू किया। तो वही चीज़ें ये थी कि पहले उन्होंने इसको सस्ते दामों पर आसान किस्तों में बेचना शुरू किया, लोगों ने भी टीवी और फ्रिज खरीदना शुरू किया, और फिर घर घर में टीवी और फ्रिज पहुंच गया। बट आज मैं बात सिर्फ फ्रिज यानी रेफ्रिजरेटर की कर रहा हूँ। तब उस गांव में पहुंच गया, उसके बाद धीरे धीरे वक्त गुजरा, फिर ईरान में बादशाहत चली गई, और उसके बाद वहाँ पे क्रांति के बाद नई सरकार और सारी चीज़ें आई। लेकिन उस गांव में कहते हैं उसके बाद कई साल बीतने के बाद अचानक उस गांव के लोग और सारे बड़े बुजुर्ग बैठे और एक फैसला लिया। उन्होंने कहा कि हम लोग अब फ्रिज का इस्तेमाल नहीं करेंगे, और हर घर ने यह तय किया सारी बातचीत मीटिंग के बाद कि हाँ ठीक है, नहीं करेंगे। कुछ लोगों ने फ्रिज को फेंक दिया, कुछ लोगों ने अपने दूर दराज के दूसरे इलाके के जो दूर उनके शहर या दूर गांव में, उनको वो फ्रिज दे दी। पर पूरे गांव ने अपने अपने घरों से फ्रिज को बाहर निकाल दिया। अब वो गांव बिना फ्रिज के। कुछ समय के बाद वहां कुछ लोग पहुंचे
और जब वो पहुँचे तो वहाँ उनको शायद मौसम गर्म था, ठंडे पानी की मांग की, उन्होंने दूसरे तरीके से पानी दिया तो उन्होंने कहा यहाँ क्या बात है, फ्रिज नहीं है। तो फिर उसे धीरे धीरे पता चला तमाम इलाकों से कि इस गांव में, ईरान का शायद एकलौता गांव है जहां लोग फ्रिज इस्तेमाल नहीं करते और फ्रिज को घर पे रखते ही नहीं है। उसे बड़ा शौक लगा कि ऐसा क्यों। फिर कहानी पता चली। उन्होंने कहा कि जब ये फ्रिज आया इस गांव में तो उसके बाद लोगों के दिल तंग हो गए। अब दिल तंग क्यों हुए, पूरी कहानी बताई। बोला पहले हमारे गांव में कोई भी भूखा नहीं सोता था। फ्रिज के आने से पहले हर शख्स खाना खाकर ही सोता था और उसकी वजह यह थी कि और लोग भी खूब अपना भरपेट खाना खाते थे। किसी भी घर में खाना बना तो अब फ्रिज और बाकी चीज़ें तो है नहीं, मौसम कुछ भी हो सकता है। अब गर्मी का मौसम है, खाना बच गया, अगर सुबह तक आपने इस्तेमाल नहीं किया वो ख़राब हो जाएगा, सड़ जाएगा, बदबू आने लगेगी, तो आपको फेंकना पड़ेगा। तो फ्रिज के आने से पहले कल्चर ये था कि उस गांव में जहाँ भी खाना बनता लोग भरपेट खाते, ये सोच कर कि इसको बचाना नहीं है, और खाना इजाफा ज़्यादा होता तो फिर वो कहते कि चलो किसी गरीब, किसी ज़रूरतमंद, किसी भूखे, किसी पड़ोसी को पूछ लें। तो बाकायदा जिन जिन घरों में खाना बचता था वो पूछते थे और जाकर देखते थे अपने गली पे, चौराहे पे कि कोई भूखा शख्स तो नहीं बैठा, और जो भूखा होता था उसे वो खाना दे देते थे और वो भी खाकर सो जाता था। तो कोई भी गांव में भूखा नहीं सोता। लेकिन जब फ्रिज आ गया उसके बाद लोगों ने बाहर जाकर ढूंढना भूखों को बंद कर दिया। उन्हें लगा कि फ्रिज है, खाना बच गया, अच्छा खाना है, कोई बात नहीं, कल खा लेंगे, किसी को देने की क्या ज़रूरत है, किसी पड़ोसी से क्या पूछने की ज़रूरत है, किसी गरीब या भूखे या ज़रूरतमंद से पूछने की क्या ज़रूरत है, फ्रिज में खाना ख़राब होगा नहीं, खा लेंगे, पैसे भी बचेंगे। धीरे धीरे लोगों ने अब खाने को फ्रिज के अंदर रखना शुरू कर दिया और फिर अगले दिन, उसके अगले दिन इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उससे ये हुआ कि जिन लोगों को उम्मीद होती थी रात को कि इनके यहाँ खाना बचेगा, फिर हमारा पेट भरेगा, उनके मुंह से वो निवाला छिन गया और इधर लोगों के दिल अब तंग हो गए क्योंकि उन्हें लगा कि ये खाना बर्बाद तो हो नहीं रहा है। तो जब ऐसे भूखों की तादाद बढ़नी शुरू हुई, कुछ अच्छे लोग आए उस गांव में, तब उन्हें एहसास हुआ कि फ्रिज ने क्या कुछ कर डाला, लोगों के मुंह से उनका निवाला छीन लिया। लोग लालच में पड़ गए, खाने को बचाने लगे, और तब कुछ लोग आगे आए और उन्होंने फैसला किया कि इस छोटे होते जा रहे दिल को और जो तंग होता जा रहा दिल, इसको दूर करने का एक ही तरीका है, फ्रिज को घर से बाहर फेंक दो ताकि जो जिसके हिस्से का निवाला है उस तक पहुंच सके और खाना भी बर्बाद ना हो। आप फालतू ना बनाएं, जितनी भूख है उतना ही बनाएं, क्योंकि आपको पता है अब फ्रिज तो है नहीं, जो बच गया वो ख़राब होगा। और इसी फैसले के बाद पूरे गांव ने अपने अपने घरों से फ्रिज फेंक दिया और फिर से वही पुराने दौर लौट आए। खाना बचता तो किसी भूखे के का निवाला बनता, वो लोग पड़ोसी को पूछते, रिश्तेदारों को पूछते, भूखों को पूछते। तो एक फ्रिज ने उस गांव की इस तस्वीर और सोच दोनों को बदल दी। यही चीज़ उस दिन मुझे ख्याल आया कि अगर फ्रिज ना होता तो शायद मैं अगले दिन के लिए ना रखता, क्योंकि मैं तो मानता हूँ कि वो ख़राब तो होगा नहीं, नेक्स्ट डे भी यूज़ करूँगा, और शायद मैं उस रात किसी भूखे को जाकर वो खाना खिला सकता था। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये छोटी सी चीज़ है, लेकिन सोच कर देखें तो बड़ी चीज़ है। मुझे लगा आप लोगों से शेयर करना चाहिए, पता नहीं क्यों, और कहीं ना कहीं इस चीज़ ने सोचने पे मजबूर भी किया कि क्या हम सब के भी दिल तंग हो गए हैं, और इसीलिए ये कहानी आपके सामने शेयर की थी। अब ये कितनी सच है कितनी झूठ है ईरान की ये कहानी मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो कहानी की जड़ में है, जो लेसन है, जो मैसेज है, वो कहीं ना कहीं वही है जो मुझे लगता है कि सही है। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। इस दुनिया में शुरू से ही मोहब्बत और नफरत के बीच में जंग जारी है। अब पता नहीं इसकी वजह क्या है। कई लोग कहते हैं कि मोहब्बत को मोहब्बत से मोहब्बत है, इसलिए वो नफरत जानता ही नहीं। कई लोग कहते हैं कि नफरत को मोहब्बत से नफरत है, इसलिए नफरत हर एक से नफरत करता है, और इसीलिए मोहब्बत और नफरत के बीच की ये लड़ाई सदियों से जारी है। वक्त वक्त पर ऐसी कहानियाँ हम लोगों के आगे पीछे आती रहती हैं। रोमियो जूलियट, शीरी फरहाद, लैला मजनू, न मालूम ऐसे कितने किस्से हम लोग सुनते रहते हैं। कई इन चीज़ों से हटकर भी मोहब्बत और प्रेम की कहानियाँ हम लोग सुनते रहते हैं। लेकिन पिछले हफ्ते बिहार से एक ऐसी कहानी आई
इसी मोहब्बत और नफरत के बीच की, जिसने लोगों को झकझोर कर रख दिया। पटना बिहार की राजधानी, वहां से करीब 320 किलोमीटर दूर एक जगह है, उसका नाम है अररिया। इस अररिया की कहानी है ये, पिछले मंगलवार की कहानी है, बट हम उससे थोड़ा सा और पहले चलते हैं। इस अररिया में 2 गांव थे, बिल्कुल पास पास। उन 2 गांवों में 2 परिवार रहा करता था। एक परिवार में एक बेटा था, उमेश यादव का। उमेश यादव अपना बहुत ज़्यादा अमीर नहीं, लेकिन ईमानदारी से अपना और अपने परिवार का पेट पाल रहे थे। उन्हीं उमेश यादव का एक बेटा था, 22 साल का छोटू कुमार। छोटू कुमार भी गांव का लड़का, लेकिन शरीफ, सीधा साधा। और उमेश यादव के गांव से बराबर में थोड़ी दूरी पर एक दूसरा गांव था। वहां एक लड़की रहती थी, उसका नाम था आरती कुमार। उसकी उम्र करीब 21 साल। आरती का परिवार छोटू के परिवार से थोड़ा ज़्यादा खुशहाल था, पैसों के मामले में थोड़ा दबंग भी था। अब इत्तेफाक से जो छोटू कुमार का ननिहाल था, उसकी नानी और मामा जो रहते थे, वो आरती के गांव में रहते थे। तो अक्सर छोटू और उसके परिवार का अपने मामा के घर आना जाना लगा रहता था। 2 साल पुरानी बात है। अच्छा, आप जब चूंकि गांव में आना जाना था, ननिहाल था छोटू का, तो वहाँ लोगों से भी मिलता जुलता। और बच्चों के लिए नानी और मामा का घर हमेशा अच्छा होता है। मैं खुद हमेशा ये बात मानता हूँ, क्योंकि मेरे भी बचपन की ज़्यादातर छुट्टियाँ मामा या नानी के घर पे ही गुजरा करती थी। तो छोटू भी अक्सर अपनी मामा और नानी के घर जाता, और वहीं पे उसकी कई लोगों से दोस्ती। उसमें से एक लड़का था, वो लड़का आरती का भाई था। आरती के भाई से उसकी दोस्ती होगी। हालांकि वो कभी आरती के घर नहीं गया, ना अपने उस दोस्त के, लेकिन दोनों की दोस्ती हुई। फिर आजकल मोबाइल का ज़माना है, दोनों ने एक दूसरे से नंबर लिया, मोबाइल पे बातचीत भी होने लगी। 2 साल पहले इसी मोबाइल के ज़रिए आरती के भाई के पास चूँकि छोटू का नंबर था, छोटू बात करता था, वो बताता था। तो एक दिन आरती ने भी छोटू से बात कर ली। 2 साल पहले उनकी पहली बातचीत हुई। बातचीत में लगा कि दोनों की बहुत सारी चीज़ें मिलती जुलती हैं। इसके बाद अब फिर आरती ने अपना नंबर दिया छोटू को, छोटू ने अपना। अब आरती और छोटू दोनों आपस में बातचीत करने लगे। वक्त बढ़ता रहा, दोनों की बातचीत होती रही, दोस्ती प्यार में बदली। लेकिन अभी तक दोनों ने एक दूसरे को देखा नहीं था। आरती अमूमन घर से कम निकलती थी, छोटू अपने मामा के यहाँ भी जाता तो आरती के घर नहीं जाता था। तो दोनों की मुलाकात नहीं हुई, दोनों ने एक दूसरे को देखा नहीं। लेकिन बातचीत से ही, फ़ोन पर ही दोनों ने एक दूसरे को इजहार इश्क कर डाला और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। अब छोटू अभी चूँकि 22 साल का था, अभी कुछ नौकरी वोकरी करता नहीं था, माँ बाप के ऊपर डिपेंडेंट था। तो ये तय हुआ कि तुम पहले कुछ पैसे कमाओ, कुछ अच्छी नौकरी करो, तो फिर हम लोग शादी करेंगे। दोनों इस बात पे सहमत थे, आरती और छोटू। लेकिन इस दौरान में इन दोनों की बातचीत और ये इश्क मोहब्बत की बातें घर वालों तक पहुंच गई, खासकर आरती के भाई और भाभी को ये बात पसंद नहीं थी। क्योंकि बात वही है जो मोहब्बत और नफ़रत के बीच में पहली चीज़ आती है, हैसियत, दौलत। तो कहीं ना कहीं आरती के मुकाबले छोटू का परिवार कमतर था, उनकी हैसियत के मुकाबले उनके हिसाब से नहीं था। तो आरती की भाभी इन चीज़ों को लेकर, और उसे पता चल गया था, आमतौर पर भाभियाँ बातें भी करती हैं, तो कहीं आरती ने जिक्र भी कर दिया। लेकिन दोनों कभी मिले नहीं। 2 साल बीत गए। इस दौरान आरती के घर वालों को अब छोटू के बारे में पता चला, और फिर उन्हें लगा कि इसे रोकना चाहिए। इधर आरती ये थी कि शादी करेगी छोटू से, लेकिन छोटू कुछ बन जाए। फोन पर जारी ये इश्क यूं ही चल रहा था, छोटू उधर अपना बेखबर। लेकिन बीच बीच में जब इन दोनों के इश्क की कहानी घर में आम हुई आरती के, तो घर वालों ने कई बार धमकी भी दी आरती को कि उसको समझा देना, अगर छोटू इस तरफ दिखा, इस गांव में दिखा, तो हम उसे मार डालेंगे। अब छोटू का ननिहाल आरती के गांव में, घर के पास, मामी और नाना वहीं, नानी। तो आरती ने कई बार कहा भी कि तुम अपने मामा या नानी के घर मत आया करो, मेरे घर वाले तुम्हारे दुश्मन हो चुके हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो उसने बोला, अरे ऐसा कुछ नहीं होगा। वो समझाती थी, वो मानता नहीं था। इत्तेफाक से लास्ट ट्यूसडे को, इसी जुलाई के महीने में शाम के वक्त, छोटू अपने मामा के घर जाता है, यानी आरती के गांव। बहुत ज़्यादा दूरी थी नहीं। वहाँ जाता है अपने मामा के घर,
जब वो मामा के घर में दाखिल हो रहा था तभी आरती की भाभी छोटू को देख लेती है कि वो अपने मामा के घर आया। जैसे ही वो देखती है कि वो उसके गांव में आया हुआ है, वो अपने पिता, मतलब अपने ससुर, अपने पति, इन सबको बताती है कि वो छोटू जो लड़का है वो अपने मामा के घर आया आज। अब इसी के बाद से पूरी कहानी शुरू हुई। छोटू उसी गांव में आया हुआ है, भाभी ने देख लिया है, भाभी घर वालों को बताती है। अब इसके बाद घर वाले एक साजिश रचते हैं। वो आरती के पास जाते हैं और कहते हैं कि सुन, छोटू आया हुआ है, एक काम कर, उसे घर बुला ले। तो उसने पूछा क्यों? क्योंकि वो डरी हुई थी, पहले कई बार धमकियां मिल चुकी थी। उसने कहा तेरी शादी की बात करेंगे, बैठकर बात करते हैं, शादी की तारीख वारीख सब फिक्स कर देंगे, तो बुला ले। आरती अपने घर वालों की बातों में आ गई। उसने छोटू को फ़ोन किया। उसने कहा घर वाले रिश्ते की बात करना चाहते हैं, तुम आ जाओ। अब तक रात हो चुकी थी। छोटू भी खुश कि चलो कम से कम उसके रिश्ते को एक नाम मिलने जा रहा है। वो मामा के घर से देर रात, गांव में लोग जल्दी सो जाते हैं, उसने देखा मामा सो गए। अच्छा, मामा को भी ये बात उसकी पता थी, तो इसलिए वो उनके सामने निकलता नहीं था। देखा मामा सो गए, वो चुपचाप निकला और आरती के घर पहुंच गया। आरती का पूरा घर उसका इंतजार कर रहा था। आरती के पिता, आरती का भाई, आरती की भाभी। उसके बाद वहां बैठाया, उससे पहले पूछा। उसने कहा हाँ मैं प्यार करता हूं, मैं शादी करना चाहता हूं। घर वालों ने अब आरती से पूछा। आरती ने कहा हाँ मैं इनसे शादी करना चाहती हूँ। वो बाबू बोलती थी छोटू को। दोनों तरफ से जब ये सारे फैसले सुन लिए घर वालों ने, इसके बाद अचानक घर वाले छोटू पर टूट पड़े। उसे बुरी तरह मारना पीटना शुरू कर दिया, डंडे से, सरिये से। अब आरती ये देखकर घबरा गई। वो बीच बचाव करने आई, उसको पीटना शुरू कर दिया। फिर पीटते पीटते आरती को भी बहुत मारा और ले जाकर एक कमरे में बंद कर दिया। अब दूसरे कमरे में ले गए छोटू को और कमरा बंद करके आरती के पिता, आरती का भाई, आरती का जो एक और रिश्तेदार, इन सब ने कमरे में बुरी तरह मारना पीटना शुरू किया कि तू आरती से शादी करेगा, उसके ख्वाब देख रहा है। और इतना मारा कि लगभग वो अधमरा हो गया। और ये पिटाई कमरे में, ये लोग थक जाते, फिर कमरा खोलते, फिर मारते, फिर बाहर आते। सुबह के 4 बज गए। इधर आरती की भी हालत खराब, उसे गंभीर चोट लगी थी, लगातार रो रही है, खोल दो मुझे, उस कमरे में जाने दो। बट वो उसको डांट रहे हैं। इत्तेफाक से आरती के पास मोबाइल फ़ोन था। रात 4 बजे, सुबह बल्कि, आरती ने छोटू की सिस्टर को फ़ोन किया और कहा कि यहाँ पे छोटू को मेरे घर वाले मार रहे हैं, कमरे में बंद कर रहे हैं, आप पापा से बात करो, छोटू के फादर से। फिर छोटू के फादर लाइन पर आए। सुबह 4 बज रहा है। उसने पूरी कहानी बताई। घर वाले घबरा गए। सारे घर वाले बदहवास भागते हैं आरती के गांव में, और वहाँ जाके सबसे पहले वो मामा को उठाते हैं छोटू के, और उन लोगों को लेकर आरती के घर पहुँचते हैं। वहाँ जाते हैं तो दरवाज़ा बंद है, बाहर से आवाज़ देते हैं, कोई खोलता नहीं। फिर छोटू के जो पिता है वो घर के पीछे जाते हैं, तमाम खिड़कियों को चेक करते हैं, खिड़की खुली भी नज़र आ गई। देखा तो उस खिड़की के अंदर उनका बेटा तड़प रहा है ज़मीन पर और कह रहा है, उसने भी आवाज़ दी तो वो कहता पापा मुझे पानी पिला दो। ये गिड़गिड़ाते हैं कि मेरे बेटे को कोई पानी पिला दे। तब तक वो सारे लोग, आरती के घर वाले, वो धमकी देते हैं कि भाग जाओ नहीं तो तुम्हारा भी हश्र होगा। फिर वो कहते हैं, बार बार मिन्नत करते हैं मेरे बेटे को पानी पिला दो। तब तक फिर वो लोगों को लगता है पता नहीं क्या हुआ, वो छोटू के बाप को बुलाते हैं, कहते हैं अच्छा पहले बैठो, समझौता करते हैं, उसके बाद तुम्हारे बेटे को छोड़ देंगे। 1 घंटा इस चीज़ में बर्बाद कर देते हैं, लेकिन 1 घंटे तक छोड़ते नहीं। इस दौरान में चूंकि आरती ने फ़ोन किया था, तो आरती के फ़ोन के बाद छोटू के गांव में बहन, भाई, दोस्त, इन तक ये बात पहुंच गई। पूरे गांव वाले इकट्ठा हो गए। वो पूरा गांव आरती के गांव में सुबह सुबह पहुंच गया। करीब उस वक्त तक 6-7 बज गए। गांव वाले जब पहुंचे, भीड़ पहुंची, तब आरती के घर वाले भी घबरा गए। फिर उन्होंने खिड़की से देखा तो वो बेसुध पड़ा हुआ था छोटू ज़मीन पर। फिर लोगों ने दरवाज़ा तोड़ा। तब तक आरती के बाकी घर वाले भाग गए, जितने मर्द थे। दरवाज़ा तोड़ा, तब तक छोटू की जान जा चुकी थी। उसके नाखून उखड़े हुए थे, हाथ पैर टूटे हुए थे, और चेहरे और जिस्म पर काले निशान थे जलने के, और फर्श के पास नंगी तार रखी हुई थी। उसको बिजली के तार से करंट दिया गया था।
गुस्साई भीड़ खैर किसी तरह सबसे पहले उसको हॉस्पिटल ले जाया गया, डॉक्टरों ने उसको मुर्दा करार दिया। पुलिस पहुंची, इधर हंगामा शुरू हो गया। दूसरे कमरे से तब तक फिर आरती को निकाला गया, उसकी भी हालत ख़राब, और आरती को तब तक बताया गया कि छोटू मर चुका है। वो और बेहोश हो गई। अब इधर गांव का गुस्सा, तनाव भी बढ़ गया। पूरी भीड़ जो है अब हॉस्पिटल पहुंच जाती है, वहाँ पोस्टमार्टम होना था। इधर आरती बेहोश, और जब होश में आती तो कहती मुझे बाबू के पास जाना है। फिर उसे किसी तरीके से अस्पताल ले जाया गया, वहाँ मुर्दाघर में पोस्टमार्टम होना है, लेकिन वो लाश को छोड़ नहीं रही, लगातार उससे बस लिपट कर कह रही है कि मुझे साथ मरना है। बड़ी मुश्किल से उसको उस लाश से अलग किया गया। इसके बाद पोस्टमार्टम हुआ, फिर लाश को ले जाया गया। पुलिस तब तक आ चुकी थी, बाप भाई को गिरफ्तार किया जा चुका था, गांव वालों को समझाया मनाया गया। अब छोटू का अंतिम संस्कार होना था। आरती जिद पे अड़ गई कि मुझे उसके साथ चिता पर जलना है। अजीब से हालात पैदा हो गए थे। बड़े मुश्किल से लोगों ने समझाया, उसको चिता से दूर किया, और फिर अंतिम संस्कार हुआ। इसके बाद आरती ने अपना फैसला सुनाया। उसने कहा ठीक है, मैं नहीं मरूंगी, लेकिन अब मैं उस घर में नहीं जाऊंगी जिस घर ने मेरे बाबू को कत्ल किया है या मारा है। अब मेरा घर छोटू का ही घर है, और मैं पूरी ज़िंदगी उसकी विधवा बनकर रहूँगी। यहाँ मैं शायद बहू बनकर आती, शादी होती तो डोली यहाँ आती, लेकिन मेरे घर वालों ने अर्थी उठा दी, तो अब किसी और से शादी का तो सवाल ही नहीं है। यही मेरा घर है, और अब मैं यहीं एक छोटू के विधवा के तौर पर अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारूंगी। और कमाल ये कि जिसके बेटे को जिस लड़की के घर वालों ने मौत के घाट उतारा, उस छोटू के पिता उमेश यादव ने भरे गांव के सामने कहा कि आज से आरती मेरी बहू या बेटी नहीं बल्कि मेरा बेटा है। मैं हमेशा समझूंगी कि यही मेरा छोटू है। और उन्होंने उसको दोनों हाथ से गले लगाया, अपने घर पे पनाह दी। इससे पहले उसकी हालत ख़राब थी, उसे पीटा गया। छोटू के पिता उसको प्राइवेट नर्सिंग होम में ले गए, वहाँ उसका इलाज कराया, 3-4 दिन तक वहाँ रही। जब वो थोड़ी ठीक हो गई, इस दौरान में आरती के मौत की भी खबर वायरल झूठी फैल गई थी, लेकिन वो जिंदा थी। इसके बाद छोटू के पिता उसको डिस्चार्ज कराकर अपने घर लाते हैं, और अब आरती उन्हीं के साथ, उनका बेटा बनकर, उनके बेटे के तौर पर। और उन्होंने कहा कि अब आरती की जिम्मेदारी मेरी है। बेशक मेरा इस दुनिया में बेटा नहीं रहा, लेकिन आरती हमेशा अब मेरे साथ रहेगी। बहुत सारी दुनिया में लव स्टोरी सुनी होगी, लड़का लड़की, प्यार मोहब्बत, नफरत, मार देना, लेकिन यहाँ एक बेटे का कत्ल होता है। एक लड़की अपना घर छोड़ती है, जिससे वो प्यार करती है, उसके घर जाती है और कहती है कि, और जिसने कभी उसकी शक्ल नहीं देखी, पहली बार उस दिन 2 साल में शादी का झांसा देकर घर वालों ने उसे बुलाया था। और इस लड़की का इंटरव्यू है, उसने कहा था, जब फ़ोन किया तो उसने कहा आ जाओ, तो छोटू ने पूछा था क्यों बुला रही हो। उसने कहा घर वाले हमारी शादी की बात करना चाहते हैं, और अब हम दोनों एक दूसरे को देख भी लेंगे। सोचिए 2 साल के बाद, और वही आखिरी दिन बन गया छोटू का।